हेलो, नमस्कार। आज मैं आपके सम्मुख मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित मानसरोवर भाग 1 की कहानियों में से रसिक संपादक कहानी का भाग 2 लेकर प्रस्तुत हूँ। इस वीडियो से पहले जो इस कहानी का भाग 1 था उसमें मैंने बताया कि पंडित रसिकलाल शर्मा की पत्नी का देहांत हो जाने के बाद कुछ दिनों के बाद ही उनका महिलाओं से विशेष स्नेह होने लगा और वे अपने पत्र में अनेक प्रकार की रचनाएं जो छापा करते थे उनमें महिलाओं की रचनाओं को बहुत अधिक स्थान देने लग गए। जिन महिलाओं की रचनाएं कहीं भी नहीं छपती थी वे उनके पत्र में आकर स्थान प्राप्त करती थी। और यही नहीं, जिन जिन महिलाओं की रचनाएं वो अपने पत्र में छापा करते थे उन सभी महिलाओं के नाम बहुत सुंदर सा पत्र भी लिखते थे, उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते थे। महिलाएं इस तरह से अपनी प्रशंसाएं पाकर फूल कर कुप्पा हो जाती थी। और उस पत्र के अंत में पंडित चोखेलाल जी ये भी लिखते थे कि जब भी कभी समय मिले तो वे उनको दर्शन दें। ऐसी मधुर कामना के साथ ये पत्र भेजा करते थे। और धीरे धीरे ऐसी स्थिति हुई कि उनके घर में रौनक रहने लग गई, महिलाओं का आना जाना शुरू हो गया और महिलाओं ने भी उन्हें अपने सामाजिक कार्यों में बुलाना शुरू कर दिया। यहाँ तक भी घर गृहस्थी की समस्याओं के संबंध में भी पंडित चोखेलाल जी से परामर्श लेने लग गई। पंडित चोखेलाल जी की धूम चारों ओर मच गई। महिलाओं में उनका विशेष स्थान निर्धारित हो गया। सभी महिलाएं उन्हें अपने अधिकारों का संरक्षण समझती थी। और इसके साथ जो अन्य पत्रकार जो थे वे पंडित चोखेलाल के इस कार्य को उचित नहीं समझते थे। वे पत्रकारिता के लिए इस तरह का कार्य क्षति पहुंचाने वाला मानते थे। ये पत्रकारिता की गरिमा को गिराने वाला कार्य था। परंतु पंडित चोखेलाल को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। वे बेझिझक महिलाओं की कविताओं को छापते थे और उनकी प्रशंसा करते थे। इसी प्रसंग में एक दिन एक महिला ने बहुत ही उत्तेजक कविता लिखी जो उन्होंने अपने पत्र में छापी थी। उस कविता को पढ़ करके उनके मन में झुंझुनी सी फैल गई और उस महिला से मिलने की मधुर कामनाओं की कल्पनाओं में खो गए। उस कविता की प्रशंसा में उस स्त्री को बहुत ही सुंदर, गंभीर और प्रेम भरा मधुर पत्र लिखा और उससे अंत में मिलने की कामना की गई। संपादक जी यही मानते थे कि ये जो कविता है ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए लिखी गई है। ऐसा सोच करके उनसे मिलने की कामना लेकर के उन्होंने सुंदर पत्र लिखा। फिर महिला मिलने भी आई, पर क्या हुआ आगे, कैसा उनका आपस में मिलन, कैसे उनको आपस में एक दूसरे से मिले, ये जानने से पहले मैं एक बार उस कविता की पंक्तियाँ इस वीडियो में भी आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। कविता क्या थी ज़रा देखिए आप भी गौर से। क्या तुम समझते हो मुझे छोड़कर भाग जाओगे, भाग सकोगे? मैं तुम्हारे गले में हाथ डाल दूंगी, मैं तुम्हारे कमर में कर पास कस दूंगी, मैं तुम्हारे पाँव पकड़कर रोक लूंगी, तब उस पर सिर रख दूंगी। क्या तुम समझते हो मुझे छोड़कर भाग जाओगे, छोड़ सकोगे? मैं तुम्हारे अधरों पर अपने कपोल चिपका दूंगी, मैं उस प्याले में जो मादक सुधा है उसे पीकर तुम मस्त हो जाओगे और मेरे पैरों पर सिर रख दोगे। क्या तुम समझते हो मुझे छोड़कर भाग जाओगे? कामाक्षी। ऐसी उत्तेजक और मधुर प्रणय निवेदन वाली कविता देखकर कवि के मन में अनेक प्रकार की कल्पनाएं दौड़ने लगी।
और फिर ये मधुर और सुंदर नाम देखकर उनके मन में उस महिला के सौंदर्य को लेकर अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर भाव आने लगे। इसी प्रसंग में प्रेमचंद जी ने लिखा है, शर्मा जी को हर बार इस कविता में एक नया रस मिलता था। उन्होंने उसी क्षण कामाक्षी देवी के नाम यह पत्र लिखा। देखिए, आप भी पढ़िए उस पत्र में क्या लिखा। कितना मधुर और सुंदर पत्र था। मिलने की कितनी बेचैनी थी उस पत्र में। आपकी कविता पढ़कर मैं नहीं कह सकता कि मेरे चित्त की क्या दशा हुई। हृदय में एक तृष्णा, एक ऐसी तृष्णा जाग उठी है जो मुझे भस्म किए डालती है। नहीं जानता इसे कैसे शांत करूं। बस यही आशा है कि इसको शीतल करने वाली सुधा भी वहीं मिलेगी जहां से यह तृष्णा मिली है। मन मतंग की भांति जंजीर तुड़ाकर भाग जाना चाहता है। जिस हृदय से यह भाव निकले हैं उसमें प्रेम का कितना अक्षय भंडार है। उस प्रेम का जो अपने को समर्पित कर देने में ही आनंद पाता है। मैं आपसे सत्य कहता हूँ, ऐसी कविता मैंने आज तक नहीं पढ़ी और इसने मेरे अंदर जो तूफान उठा दिया है वह मेरी विधुर शांति को छिन्न भिन्न किए डालता है। आपने एक गरीब की फूस की झोंपड़ी में आग लगा दी है, लेकिन मन यह स्वीकार नहीं करता कि यह केवल विनोद क्रीड़ा है। इन शब्दों में मुझे एक ऐसा हृदय छिपा हुआ ज्ञात होता है जिसने प्रेम की वेदना सही है, जो लालसा की आग में तपा है। मैं इसे अपना परम सौभाग्य समझूंगा यदि आपके दर्शनों का सौभाग्य पा सका। यह कुटिया अनुराग की भेंट लिए आपका स्वागत करने को तड़प रही है। सप्रेम। संपादक पंडित चोखीलाल शर्मा। ऐसा सुंदर मधुर और पत्र भेजा और वो उसके पत्र का इंतजार करने लगे। तीसरे ही दिन उस पत्र का उत्तर आ गया। कामाक्षी ने बड़े भावुकतापूर्ण शब्दों में कृतज्ञता प्रकट की और अपने आने की सही सही तिथि संपादक जी को बता दी। और आज कामाक्षी का शुभागमन है। शर्मा जी ने प्रातःकाल हजामत बनाई, साबुन और बेसन से स्नान किया। महीन खद्दर की धोती, कोकटी का ढीला चुन्नटदार कुर्ता, मलाई के रंग की रेशमी चादर। इस ठाठ से आकर कार्यालय में बैठे तो सारा दफ्तर गमक उठा। दफ्तर की भी खूब सफाई करा दी गई। बरामदे में जो गमले रखवा दिए गए थे, मेज पर गुलदस्ते सजा दिए गए थे। गाड़ी 9 बजे आती है, अभी 8:30 है, 9:30 बजे तक आ जाएगी। इस परेशानी में कोई काम नहीं हो रहा। बार बार घड़ी की ओर ताकते हैं, फिर आईने में अपनी सूरत देखकर कमरे में टहलने लगते हैं। मूँछों में 2-4 बाल पके हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें उखाड़ फेंकने का इस समय कोई साधन नहीं है। कोई हर्ज नहीं, इससे रंग और कुछ ज़्यादा जमेगा। प्रेम जब श्रद्धा के साथ आता है तब वह ऐसा मेहमान हो जाता है जो उपहार लेकर आता है। जो उपहार लेकर आता हो। युवकों का प्रेम खर्चीली वस्तु है, लेकिन महात्माओं का महात्मापन के समीप पहुँचे लोगों का प्रेम उल्टे और कुछ ले आता है। युवकों का रंग बहुमूल्य उपहार से जमाता है, यानी युवक अपना जो रंग है बहुमूल्य उपहारों से जमाता है, और ये महात्मा या अर्ध महात्मा लोग केवल आशीर्वाद से जमा लेते हैं। ठीक 9:30 बजे चपरासी ने आकर एक कार्ड दिया। लिखा था कामाक्षी। शर्मा जी ने उसे देवी जी को लाने की अनुमति देकर फिर आईने में अपनी सूरत देखी और एक मोटी सी पुस्तक पढ़ने लगे, मानो स्वाध्याय में तन्मय हो गए हों। एक क्षण में देवी जी ने कमरे में कदम रखा। शर्मा जी को उनके आने की खबर न हुई। यानी शर्मा जी नाटक कर रहे थे, ये दिखाना चाहते थे कि वो बहुत बिजी हैं, बहुत व्यस्त हैं, संपादकीय कर्म में हमेशा लीन रहते हैं। इस तरह का नाटक उन्होंने किया। देवी जी ने डरते डरते
देवी जी डरते डरते समीप आ गई। तब शर्मा जी ने चौंक कर सिर उठाया, मानो समाधि से जाग पड़े हों, और खड़े होकर देवी जी का स्वागत किया। मगर यह वह मूर्ति न थी जिसकी उन्होंने कल्पना कर रखी थी। वह काली, मोटी, अधेड़, चंचल औरत थी जो शर्मा जी को इस तरह घूर रही थी मानो उन्हें पी जाएगी। शर्मा जी का सारा उत्साह, सारा अनुराग ठंडा पड़ गया। वह सारी मन की मिठाइयाँ जो वह महीनों से खा रहे थे, पेट में शूल की भांति चुभने लगी। कुछ कहते सुनते न बना, केवल इतना बोले, संपादकों का जीवन बिल्कुल पशुओं का है, पशुओं का जीवन है। सिर उठाने का समय नहीं मिलता, उस पर कार्याधिक्य से इधर मेरा स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा है। रात ही से सिर दर्द से बेचैन हूँ, आपकी क्या खातिर करूँ। यानी संपादक जी ने इस महिला को टालने के लिए ये दिखाने की कोशिश की कि वे बहुत परेशान हैं, उनका स्वास्थ्य सही नहीं है, उनके पास बहुत ज़्यादा काम है। शायद इस तरह की बातें सुनकर यह महिला चली जाए और बला टले, परंतु संपादक जी का यह दाव उल्टा पड़ गया। कैसे पड़ा देखिए। कामाक्षी देवी के हाथ में एक बड़ा सा पुलिंदा था। उसे मेज पर पटक कर रुमाल से मुंह पोंछकर मृदु स्वर में बोली, यह आपने तो बड़ी बुरी खबर सुनाई। मैं तो एक सहेली से मिलने जा रही थी, सोचा रास्ते में आपके दर्शन करती चलूं, लेकिन जब आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो मुझे यहाँ कुछ दिन रहकर आपका स्वास्थ्य सुधारना पड़ेगा। मैं आपके संपादन कार्य में भी आपकी मदद करूँगी। आपका स्वास्थ्य स्त्री जाति के लिए बड़े महत्व की वस्तु है। आपको इस दशा में छोड़कर मैं अब नहीं जा सकती। और ऐसा सुनना था शर्मा जी के लिए तो बड़ी मुश्किल हो गई। जो सोचा था उससे विपरीत हुआ। अब इस महिला से कैसे पीछा छुड़ाए। शर्मा जी को ऐसा जान पड़ा जैसे उनका रक्त प्रवाह रुक गया, नाड़ी छूटती जा रही है। उस चुड़ैल के साथ रहकर तो जीवन ही नरक हो जाएगा। चली है कविता करने, और कविता भी कैसी, अश्लीलता में डूबी हुई। अश्लील तो है ही, बिल्कुल सड़ी हुई, गंदी। एक सुंदर युवती की कलम से वह कविता काम बाण थी, इस डायन की कलम से तो वह परनाले का कीचड़ है। मैं कहता हूँ इसे ऐसी कविता लिखने का अधिकार ही क्या है। वह क्यों ऐसी कविता लिखती है, क्यों नहीं किसी कोने में बैठकर राम भजन करती। आप पूछती हैं मुझे छोड़कर भाग सकोगे। मैं कहता हूँ आपके पास कोई आएगा ही क्यों, दूर से देखकर न लंबा हो जाएगा। कविता क्या है जिसका न सिर न पैर, मात्राओं तक का इसे ज्ञान नहीं, और कविता करती है। कविता अगर इस काया में निवास करती है तो फिर गधा भी गा सकता है, ऊँट भी नाच सकता है। इस रांड को इतना भी नहीं मालूम कि कविता करने के लिए रूप और यौवन चाहिए, नजाकत चाहिए, नफासत चाहिए। भूतनिसी तो आपकी सूरत है, रात को कोई देख ले तो डर जाए, और आप उत्तेजक कविता लिखती हैं। कोई कितना ही क्षुधातुर हो तो क्या गोबर खा लेगा। और चुड़ैल इतना बड़ा पौथा लेती आई है, इसमें भी वही परनाले का गंदा कीचड़ होगा। उस मोटी पुस्तक की ओर देखते बोले, नहीं नहीं, मैं आपको कष्ट नहीं देना चाहता। वह ऐसी कोई बात नहीं है, 2-4 दिन के विश्राम से ठीक हो जाएगा। आपकी सहेली आपकी प्रतीक्षा करती है। आप तो मास्टर जी संकोच कर रहे हैं, मैं 10-5 दिन के बाद भी चले जाऊंगी तो कोई हानि न होगी। संपादक जी ने कहा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है देवी जी। आपके मुंह पर तो आपकी प्रशंसा करना खुशामद होगी, पर जो सज्जनता मैंने आप में देखी वह कहीं नहीं पाई। आप पहले महानुभाव हैं जिन्होंने मेरी रचना का आदर किया, नहीं तो मैं निराश हो चुकी थी। आपके प्रोत्साहन का यह शुभ फल है कि मैंने इतनी कविताएं रच डाली। आप इनमें से जो चाहे रख ले। मैंने एक ड्रामा भी लिखना शुरू कर दिया है, उसे भी शीघ्र ही आपकी सेवा में भेजूंगी। कहिए तो 2-4 कविताएं सुनाऊं। ऐसा अवसर मुझे फिर कब मिलेगा। यह तो मैं नहीं जानती कि कविताएं कैसी हैं,
पर आप सुनकर प्रसन्न होंगे, बिल्कुल उसी रंग की। यानी जो पहले कविता लिखी थी उत्तेजक, अश्लील, ठीक वैसी ही कविता ये है। कहने का मतलब उसी तरह की कविता मैं लिख कर लाई हूँ, आपको सुनकर के बड़ा आनंद आएगा। उसने अनुमति की प्रतीक्षा नहीं की, तुरंत पोथा खोल कर कविता सुनाने लगी। शर्मा जी को ऐसा मालूम होने लगा जैसे कोई भिगो भिगो कर जूते मार रहा है। कई बार उन्हें मतली आ गई, जैसे 1000 गधे कानों के पास खड़े अपना स्वर अलाप रहे हों। कामाक्षी स्वर में कोयल का माधुर्य था, पर शर्मा जी को उस समय वह भी अप्रिय लग रहा था। सिर में सचमुच दर्द होने लगा। वह गधी टहलेगी भी या यूं ही बैठी सिर खाती रहेगी? इसे मेरे चेहरे से भी मेरे मनोभावों का ज्ञान नहीं हो रहा है। उस पर आप कविता करने वाली है। इस मुँह से तो महादेवी या सुभद्रा कुमारी की कविताएं भी घृणा ही उत्पन्न करेंगी। आखिर रहा न गया, बोले आपकी रचनाओं का क्या कहना, आप यह संग्रह यहीं छोड़ जाएं, मैं अवकाश में पढ़ूंगा, इस समय तो बहुत से काम हैं। कामाक्षी ने दयार्द्र होकर कहा, आप इतना दुर्बल स्वास्थ्य होने पर भी इतने व्यस्त रहते हैं, मुझे आप पर दया आती है, आपकी कृपा है। आपको कल अवकाश रहेगा, जरा मैं अपना ड्रामा सुनाना चाहती थी। खेद है, मुझे जरा प्रयाग जाना है, तो मैं भी आपके साथ चलूं? गाड़ी में सुनाती चलूँगी। कुछ निश्चय नहीं किस गाड़ी से जाऊं। आप लौटें कब, यह भी निश्चय नहीं। और टेलीफोन पर जाकर बोले, हेलो, नंबर 771। कामाक्षी ने आधा घंटे तक उनका इंतज़ार किया, मगर शर्मा जी एक सज्जन से ऐसी महत्व की बातें कर रहे थे जिसका अंत ही न होने वाला था। मतलब शर्मा जी किसी न किसी बहाने से उस महिला को वहाँ से हटाना चाहते थे, इसलिए अपने आप को फ़ोन पर बिजी रखने का नाटक किया उन्होंने। आखिरकार निराश होकर कामाक्षी देवी विदा हुई और शीघ्र ही फिर आने का वादा कर गई। शर्मा जी ने आराम की सांस ली और उस पोथे को उठाकर रद्दी में डाल दिया और जले हुए दिल से आप कहा, ईश्वर न करे फिर तुम्हारे दर्शन हो। कितनी बेशर्म है, उल्टा कहीं की, आज इसने सारा मजाक किरकिरा कर दिया। संपादक ने मैनेजर को बुलाकर कहा, कामाक्षी की कविता नहीं जाएगी। मैनेजर ने स्तंभित होकर कहा, फार्म तो मशीन पर है, कोई हर्ज नहीं, फार्म उतार लीजिए, बड़ी देर होगी, होने दीजिए, ये कविता नहीं जाएगी। इस तरह से ये कामुक स्त्रीलोभी संपादक पंडित चोखेलाल की कहानी के जरिए मुंशी प्रेमचंद जी ने ये बताने का प्रयास किया है कि कविता कभी बिकती नहीं है। इस तरह के संपादक लालच में आकर के उलझुल फुजुल कविताएं छाप देते हैं, कोई पैसे के लालच में, कोई यौवन के लालच में, जो कि साहित्य को क्षति पहुंचाने वाला कार्य है। ये साहित्य की गरिमा के प्रतिकूल है। इस तरह का साहित्य, इस तरह के संपादक साहित्य को क्षति पहुंचाने का कार्य करते हैं। हमें ऐसे साहित्यकारों से, ऐसे संपादकों से सावधान रहने की आवश्यकता है। इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। आप सबसे विदा लेता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।